डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, आयोजन का उद्देश्य यूपी में जापानी निवेश को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की चंपत राय को क्लीन चिट पर सियासत तेज। सपा के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार भले ही अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर हुई इस अनियमितता में जिम्मेदार लोग बचेंगे नहीं। समय आने पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। लखनऊ में सावन की तीसरे बुधवार को कांवड़ियों का प्रदर्शन। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे कांवड़ियों ने शिवलिंग पर चढ़ी चांदी हटाकर मूल शिवलिंग के दर्शन की मांग की। मूल शिवलिंग के दर्शन के बाद ही जल अभिषेक की मांग पर अड़े कांवड़िए प्रदर्शन के चलते सड़क पर लगा जाम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आज उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का उच्च स्तरीय उद्घाटन और सीईओ राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति वाले इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में जापानी निवेश को बढ़ावा देना है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन एंड उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्यवंश है। लैंड ऑफ द श्री राम, लैंड ऑफ द श्री कृष्ण, लैंड ऑफ द बुद्ध, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध से जुड़े कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो भागीदारी है उसकी 3 गुना से अधिक हुई है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। लखनऊ में यूपी एसएसएससी फार्मासिस्ट एलोपैथिक की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचकर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याएं और पीड़ा डिप्टी सीएम के सामने रखी। अभ्यर्थियों के मुताबिक वर्तमान में 564 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि फरवरी 2025 तक आरटीआई के माध्यम से 804 फार्मासिस्ट पद खाली होने की जानकारी मिली थी। अभ्यर्थियों ने खाली पदों के अनुसार सीटें बढ़ाने की मांग की। अगली खबर बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत हेतमापुर में घाघरा सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। मंगलवार को प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने हेतमापुर बाढ़ चौकी और तटबंध पर पहुंचकर जमीनी हकीकत पर की और बाढ़ की विभीषिका झेल रहे ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने हेतमापुर स्थित स्थायी बाढ़ शरणालय में 50 पीड़ितों को अपने हाथों से राहत सामग्री सौंपी। इसके अलावा राजस्व ग्राम बतनेरा के तहत कोडरी में 113,
सुंदरनगर में 90, ललपुरवा में 138 और बाबापुरवा में 109 परिवारों समेत कुल 500 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 26 प्रकार की दैनिक उपयोगी वस्तुओं वाली राहत किट वितरित की गई। जिले में अब तक कुल 1930 राहत किटों का वितरण किया जा चुका है। वितरित की जा रही इन किट में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, दाल, चना, मसाले और तिरपाल जैसे जरूरी सामान चीजें शामिल हैं। प्रभारी मंत्री ने राहत शिविरों और बाढ़ चौकियों पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि संकट के इस घड़ी में कोई भी पात्र परिवार मदद से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें, पशुपालन विभाग के डॉक्टर और राजस्व कर्मी 24 घंटे चौकियों पर मुस्तैद रहें ताकि पीड़ितों को समय पर इलाज, दवा और मवेशियों के लिए चारा भूसा मिल सके। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने प्रभारी मंत्री को राहत एवं बचाव कार्यों, नाव के संचालन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। राहत सामग्री बराबर बटाई जा रही है और हमारे सारे अधिकारी बराबर नजर रखे हुए किसी भी प्रकार की कोई अभी जान हानि नहीं हुई है, न किसी भी प्रकार का कोई पशु पे कोई हानि हुई है। लगातार स्थिति नियंत्रण में है। जब भी पानी उतरते ही सारी स्थिति समान हो जाए। ऐसा ही आप जानते हैं, पानी ऊपर से आता है, नेपाल से आता है। हम नदियों पे तो नजर रखते हैं, लेकिन साइड में जो नाले हैं, बहुत सारे सैकड़ों नाले हैं, उसमें से जो पानी आता है वो थोड़ा समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है और पानी एकदम से बढ़ जाता है और इसका एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। उस पर भी काम चल रहा है। अब बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर, जहां अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। एसआईटी द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार भले ही अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन यह चोरी किसी भी व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के दरबार की है। यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस कांड से पूरे अयोध्या की छवि कलंकित हुई है। मैंने इस मुद्दे को लगातार सदन में उठाया है और प्रधानमंत्री जी से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की थी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई दिव्य शक्ति उसका हिसाब लेने आती है। प्रभु श्री राम के नाम पर हुई इस अनियमितता को में जिम्मेदार लोग बचेंगे नहीं। समय आने पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इसी दौरान अम्बेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे अवधेश प्रसाद ने इस मौत पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मृतका से उनका पुराना नाता था। उन्होंने उन्हें 2 बार आशीर्वाद दिया था और अपने हाथों से भोजन भी कराया था। पुलिस द्वारा मौत की वजह हार्ट अटैक बताए जाने पर सांसद ने असहमति जताई। अवधेश ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रहस्य से पर्दा उठाया जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जाए। चोटें कैसे आई हैं? हार्ट अटैक है तो जो जेवर पहने थी वो कहां चला गया? अगर हार्ट अटैक है तो उनके मुंह में तौलिया, हरे रंग की तौलिया जो ठूसी गई थी, इस बात का है कोई सबूत? ये केवल ये बात है कि बाबा के लिए उनका पोल पट्टी खुल गई कि अपराधी पूरी तरह से सरकार अपना इकबाल खो चुकी है और ये अंबेडकर नगर कोई मामूली स्थान नहीं है। अखिलेश के एक्स पोस्ट पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन से परेशान है अखिलेश यादव। इमरान मसूद से बयान दिलाकर कांग्रेस सपा पर दबाव बना रही है। राकेश त्रिपाठी ने दावा किया कि कांग्रेस को छोड़कर नए गठबंधन पार्टनर की तलाश में भाजपा गठबंधन सहयोगियों पर अखिलेश यादव टोले डाल रहे हैं। वो यही वजह है कि अखिलेश जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि अखिलेश को अपनी पार्टी के भीतर शिवपाल और आजम की मुलाकात पर ध्यान देना चाहिए। कहीं चाचा और चच्चा मिलकर सपा को गच्चा ना कर दे। अखिलेश यादव जी बहुत चिंता में है, परेशानी में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर लगातार डोरी डाल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ जुड़े, क्योंकि जिनके साथ अलायंस उन्होंने कर रखा है कांग्रेस पार्टी, इमरान मसूद के बहाने लगातार उन पर इतना दबाव बना रही है जो दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं और नए अलायंस पार्टनर ढूंढने के लिए ही कपोल कल्पित अफवाहें फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं।
बेहतर है कि वो अपनी पार्टी के भीतर निगाह रखें, क्योंकि जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव चचा आजम खान के साथ अकेले में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खतरे का संकेत समाजवादी पार्टी के लिए है। राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्या राज सिंह के प्रथम अयोध्या आगमन पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में अयोध्या नाका हाईवे पर प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रालोद कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वागत समारोह के बाद प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्या राज सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता का एनडीए सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एनडीए का साथ देगा। सीटों के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर गठबंधन के शीर्ष और जिम्मेदार नेता आपस में बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए को फिर से सत्ता में लाना है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी के विचारों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। चौधरी साहब का मानना था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, इसलिए किसानों का हित हमारी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता है। किसान कल्याण, गन्ना किसानों की समस्याएं, युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को पार्टी मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और युवाओं को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में पार्टी गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियों और चौधरी चरण सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी। 27 के चुनाव आने वाले बहुत निकट हैं, 2027 के चुनाव, और हम लोग एनडीए गठबंधन का एक घटक दल हैं और मुझे एक नया दायित्व दिया गया है। मैं चौधरी जैन सिंह जी का एक सिपाही हूं और चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है, जो खेती किसानी से संबंधित है, साथ ही साथ चौधरी जैन सिंह जी का युवा नेतृत्व हम लोगों के पास है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जो चौधरी साहब की जो विचारधारा है और जो युवा का जो नेतृत्व कर रहे हैं चौधरी जैन सिंह जी, इनको हम लोग गांव-गांव पर लेकर जाएंगे, हर बूथ पर लेकर जाएंगे, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने का हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम लोग हर वोटर तक पहुंचेंगे। श्री लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर आधारित पार्टी है और चौधरी चरण सिंह जी ने कहा है कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो हमारी प्राथमिकता, हमारी जवाबदेही हमेशा किसानों के प्रति रहती है, क्योंकि हम लोग किसानों की एक आवाज हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में सावन के तीसरे बुधवार को करीब 3500 कावड़ियों ने मोहन रोड पर प्रदर्शन किया। वैदेही सेना के नेतृत्व में पहुंचे कावड़ियों ने बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ी चांदी हटाकर मूल शिवलिंग के दर्शन कराने की मांग की। कावड़ियों का कहना है कि मूल शिवलिंग के दर्शन के बाद ही वे अपने बिठूर से लाए गंगा जल से जल अभिषेक करेंगे। प्रदर्शन के चलते मोहन रोड पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कावड़ियों के प्रदर्शन की सूचना पर एसीपी काकोरी शकील अहमद समेत करीब 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने कावड़ियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। वहीं वैदेही सेना के अध्यक्ष अनमोल द्विवेदी ने बताया कि रविवार को करीब 3500 कावड़ियों के साथ वैदेही सेना के सदस्य बुद्धेश्वर महादेव मंदिर से बिठूर स्थित गंगा तट से जल लेने के लिए रवाना हुए थे। बिठूर से गंगा जल लेकर बुधवार को कावड़िए लखनऊ वापस लौटे। वैदेही सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनमोल द्विवेदी ने बताया कि बुद्धेश्वर महादेव के शिवलिंग के ऊपर कई वर्षों से चांदी चढ़ी हुई है। संगठन का कहना है कि बड़ी संख्या में कावड़िए और श्रद्धालु मूल शिवलिंग के दर्शन कर उस पर सीधे गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस मांग को श्रद्धालु और कावड़िए लंबे समय से मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के सामने रखते आ रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिनों करीब 3500 कावड़ियों के साथ बुद्धेश्वर मंदिर से बिठूर तक गंगा जल लेने के लिए यात्रा की गई थी। वापसी के दौरान एक बार फिर यह मांग उठाई गई। अनमोल द्विवेदी के मुताबिक संगठन की मांग किसी विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को मूल शिवलिंग के दर्शन और अभिषेक का अवसर दिलाना है। उन्होंने कहा कि मांग पर सकारात्मक पहल होने तक संगठन अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखता रहेगा। अभी हमारे साथ में तो हमें कोई भी शिकायत नहीं है। अभी बात करके बाहर गए
उसके बाद में फिर वापस आ गई हैं। उन्हें बुला लिया कि ऐसा कुछ न करो, लेकिन कांवड़िया बेचारे इतना परेशान हैं कि इतने आगे पड़ जाते हैं, दूर से जल लेकर के आते हैं। उनका जल सूली पर न पड़ने की वजह से उनका मन जो है दुखी हो जाता है। काकोरी मोड़ निवासी हूँ। हम लोग परियर से जल लेके आया हूँ। हम लोगों की यही प्रार्थना है कि बुद्धेश्वर की लाट के जो वो स्टील वाला वो लगाया जो छत्तर उसमें लगाया जाता है वो खोल दिया जाए, हम लोग खाली जल चढ़ाएंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी चकरपुर फल एवं सब्जी मंडी में किसानों के लिए आवंटित नीलामी चबूतरों पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि चकरपुर सब्जी मंडी के 4 नंबर चबूतरे पर जिसे किसानों की उपज की नीलामी के लिए आवंटित रखा गया है, वहां 8 से 10 अड़तियों ने कब्जा कर ली, अपनी अपनी दुकानें बना रखी हैं। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो दूसरी ओर उनके ही विभाग में मंडी प्रशासन के भीतर ही नियमों की अनदेखी और मिलीभगत के चलते आरक्षित स्थान पर ही अवैध गतिविधियां चल रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएं और दोषियों, अधिकारियों व संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि किसानों और उनके अधिकारों के अनुरूप नीलामी की सुविधा मिल सके। देखिए, आप इस तथ्य इस प्रकार की कोई शिकायत मौके पर किसी व्यापारी के द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि किसी के द्वारा वहां पर से वसूली की जा रही है। अवैध वसूली करने वालों पर निरंतर समिति जो है जागरूक है, उन पर कार्रवाई करती रहती है। जहां तक प्रश्न आपका ये है कि उस प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों द्वारा कारोबार किया जा रहा है, उसके विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर मंडी में जितने भी हमारे व्यापारी हैं, उनके लिए हमारे पास में लगभग 2,500 से 3,000 के करीब लाइसेंस ही हमारा चकरपुर में कारोबार करता है। कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बावजूद शहर के कई इलाकों में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है, वहीं यातायात प्रभावित होने से जाम की समस्या भी बढ़ जाती है। एपीएन न्यूज की टीम ने जब कानपुर के पनकी क्षेत्र का जायजा किया तो पनकी से रतनपुर जाने वाली सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। वहीं गंज क्षेत्र में लगभग 100 से 150 मीटर के दायरे में सड़क की हालत बेहद खराब नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गड्ढों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उनका आरोप है कि करीब 2.5 साल से कई स्थानों पर सड़क की मरम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। सबसे बड़ी चिंता ये रही कि इन्हीं खराब सड़कों से होकर स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और रोजाना आवागमन करने वाले हजारों लोग गुजरते हैं। सड़क पर गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गंगागंज क्षेत्र पर। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, ये कानपुर की स्मार्ट सिटी की वो तस्वीर है जो अपनी बदहाली पर लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं रो रही है। यहाँ पर आने जाने वाले जो राहगीर आप देख सकते हैं कि उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग भी निकलते हैं, बच्चों का भी आवागमन रहता है। बात की जाए छोटे बच्चे जो होते हैं, वैन, स्कूली जो वाहन होते हैं वो भी गुजरते हैं, काफी समस्याएं होती है। अगर बात की जाए एम्बुलेंस की तो एम्बुलेंस भी जाती है। अभी राहगीर है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। स्थानीय जो दुकानदार है उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये समस्याएं कितने लंबे समय से हैं और इस पे क्या शिकायत की गई। क्या नाम होगा? सूरज नाम है सर। सूरज जी, ये समस्या कितने समय से बनी हुई है? ये 2-2.5 साल से समस्या हो रहा है। यहाँ पे बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ियाँ पलटते हैं, ई रिक्शे तो आए दिन पलटते रहते हैं, महिला बच्चे को काफी चोट लगते हैं। तो ये 2-2.5 साल से दिक्कत समस्या है। शिकायत की गई है? ये कई बार इसकी वजह से करवाया गया है, लेकिन कोई आते हैं 2-4 आकर के मलबा वलबा डाल देते हैं, उसके बाद कोई रोड नहीं बनाते, सिर्फ मलबा डाल के चले जाते हैं बस। जैसा कि आपने देखा कि टेम्परेरी टाइप में जो पैचवर्क है वो किया जाता है, स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम? सत्यम नाम। सत्यम जी, ये समस्या कितने समय देख रहे हैं, कितना आपका आना जाना रहता है? ये समस्या हो गया 1-1.5 साल लमसम हो गए होंगे। आधी रोड वहाँ तक बनी है और आधी रोड नहीं बनी है। जैसा कि आपने देखा कि आधी रोड बनी हुई है, आधी रोड नहीं बनी है। और बात की जाए एम्बुलेंस की तो एम्बुलेंस भी यहाँ से गुजरती है जिसमें मरीज होते हैं। ये बड़ा सवाल है कि जहाँ एक तरफ योगी सरकार जो है गड्ढा मुक्त अभियान के बड़े बड़े दावे करती है, तो उनके इरादों पर पलीता लगाने का काम कानपुर का नगर निगम
प्रशासन कर रहा है। कैमरा पर्सन शुभम सिंह चंदेल के साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज, कानपुर। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने निर्णायक जीत दर्ज करते हुए 822 वोट हासिल किए। प्रदीप राय को सीजीआई ने बधाई दी है। लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद नारायण शुक्ला ने भी प्रदीप राय को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर प्रदीप राय जी हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से निकल करके जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। डॉक्टर प्रदीप राय जी ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी मेहनत किया है, कानून के प्रति अच्छी विद्वता और अच्छी जानकारी और कानून को एक एक पहलू पर पूरा अध्ययन इन्होंने किया है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और जगह के बाद जो है इलेक्शन में प्रयासरत हुए हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के अधिवक्ताओं ने इनकी काबिलियत पर ध्यान देते हुए आज इनको सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष बनाया है। अपने प्रतिद्वंदी को इन्होंने भारी मतों से पराजित किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के बार के इतिहास में एक नई मिसाल है। प्रदीप राय जी देश के लिए, समाज के लिए, अधिवक्ता संवर्ग के लिए माननीय सीजीआई महोदय से पूरे देश के वकीलों के लिए अच्छा कल्याण करेंगे, अच्छा काम करेंगे। उनके सुख दुख की जहां बात होगी, डॉक्टर प्रदीप राय जी ने सुप्रीम कोर्ट में बढ़ चढ़ करके बारों के हित में, अधिवक्ताओं के हित में अपना पक्ष रखेंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।